बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अहम खबर से, वज़ीर आज़म के अहम बयान से। पता नहीं अपोजिशन इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्यों डर रही है। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा है कि मुल्क उस वक्त आगे बढ़ता है जब इलेक्शन नहीं, आने वाली नस्लों का सोचा जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के बायस कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनॉग्रेशन किया हाथ रख के, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो मैं हैरान हूँ कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रुके हुए हैं कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी अपोजिशन को पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ से। आजकल टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। कोई भी आके वजीर आजम, वजीर आला कोई गलत चीज़ कहे, वो 2 मिनट में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो चेक करें और वो गूगल करके आप पता चलवा सकते हैं। लोगों को बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर पता चलाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, आपका मोबाइल फ़ोन बता देगा कि था। क्या बैरूनी खसारा सबसे बड़ा था, वो कहेगा था। क्या सबसे ज़्यादा कर्ज़ों की किस्तें वापस करनी थी किसी हुकूमत को, इस हुकूमत से ज़्यादा किसी ने की है, वो कहेगा नहीं, ये सबसे ज़्यादा उस हुकूमत ने मुल्क को संभाला जब सबसे बुरे हालात थे। और अब जिक्र सबसे बड़े ऐवान का, मुश्तरका पार्लिमान का, जिसका अहम इजलास कल होने जा रहा है। अहम कानूनी मामलात पर बिल मंजूर कराने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। कहते हैं स्पोर्ट्समैन जीत की उम्मीद के साथ ही मैदान में उतरता है। उस्मान बुज़दार आज पंजाब के अरकान कौमी असम्बली को इशाइया भी देंगे। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में EVM समेत इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून साजी का मिशन कामयाब बनाने के लिए वजीर आजम खुद मैदान में आ गए। एक रोज पहले पार्लियामेंट हाउस में कानूनी टीम और हुकूमती व इत्तेहादी अरकान से मुलाकातों में तफसीली मुशावरत की। इमरान खान ने हिदायत की कि अहम कानून साजी के लिए तमाम अरकान ऐवान में लाजमी आएँ। MKOM वफ्द से मुलाकात में वजीर आजम का कहना था कि तरक्याती मंसूबों समेत मुतहिदा के तमाम मुतालबात जल्द पूरे करेंगे। मुतहिदा अरकान ने मुश्तरका इजलास में हुकूमत का मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी करा दी। सहाफियों के इस सवाल पर कि इजलास में कामयाबी के लिए कितने पुरुम्मीद हैं, वजीर आजम बोले, खिलाड़ी हूँ, हार का तो कभी सोचा ही नहीं। जो स्पोर्ट्समैन होता ना, वो जब कदम रखता ना ग्राउंड में, तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। हुकूमती टीम का भी दावा है कि कानून साजी में उसे मुश्किल नहीं होगी। आपको मायूस नहीं करेंगे, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हमेशा के लिए शफाफ इंतखाबात। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह टोटल पूरा है जी। कितना है जी टोटल, नंबर भी बताएं ना। इस वक्त तो नहीं बता सकता, मेरे पास कोई अलग नहीं है, लेकिन जितने मेंबर हैं गवर्नमेंट के वो पूरे होंगे इंशाअल्लाह। वजीर आजम से वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात भी हुई। जॉइंट सेशन की हिकमत अमली और पंजाब में जारी मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। उस्मान बुज़दार पंजाब के अरकान कौमी असम्बली को इशाइया भी देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए छोटी जमातों पर दबाव डाला जा रहा है। लोगों को सेफ हाउस में डाला जा रहा है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा इल्जाम लगा दिया। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सब कुछ बास शख्सियात के लिए किया जा रहा है। इदारों के सरबराहान वजीर आजम को बॉस कहते हैं तो हमें अफसोस होता है। छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा, किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं, और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले करना है, न 19 नवंबर को और न 19 नवंबर के बाद। शायद सियासी इदारों या उनकी किसी शख्सियत के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर यह सब कुछ हो रहा है। एक मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है जब हमारे इदारों के जिम्मेदारान और सरबराहान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर आज़म के नाम से पुकारते हैं।
जब वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं, हमें दुख होता है, हमें अफसोस होता है। मौका चाचा, इन जमातों के जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हल्फ नहीं उठाएंगे। हल्फ उठाता हूँ बहैसियत रुकन कौमी असेंबली। सामने का अरमान दिल में ही फूटा। इनको मोहलत दे रहे हैं। ओ रब्बा कब आएगा, अगस्त के महीने में कब आएगा, बता तो दिया है तेरा मौका, जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में तेरा मौका। ऑपोजिशन को अपना चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट ले आना चाहता है। जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कैसे हुआ। इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे। 2 दिन की मोहलत है आपके पास, अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। सुबह सुबह ना ढल जाए मौका। लॉन्ग मार्च चिराग है ये जल जाओगे। हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद ये किसका आइडिया था इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करे? क्या था बे? पीडीएम में लड़ाई हो गई है। लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाए। कौन है बे? हम आपका मुकाबला चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन में भी करेंगे। मिस्टर सादिक संजरानी हैज रिसीव्ड 48 वोट। बाप से वोट ले लिए। किसके पास? मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने मौलाना फजलुर रहमान की बातों को ज़ाती एजेंडा करार दे दिया है। समझ से गुफ्तगू में कहा है कि चंद दिन पहले उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें थीं, बड़ा घमंड कर रहे थे, आज रोना धोना शुरू कर दिया है। उन्हें चाहिए कि अपने अरकान की फिक्र करें। फजलुर रहमान है, ये सियासी बेरोजगार हैं सबसे बड़े। चंद रोज कबल पहले इनके चेहरों के ऊपर बहुत ज्यादा मुस्कुराहटें थी, ये बड़ा उसके ऊपर घमंड कर रहे थे, आज इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। अब ये इस किस्म की बातें जब ये करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनका जाती एजेंडा नजर आता है और इनकी कोई अपनी जिद और इनकी कोई अपनी अना नजर आती है। आपको पहले भी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी असलाहत का एजेंडा को वज़ीर आज़म इमरान खान का जाती एजेंडा नहीं है। इनको अपने अरकान की फिक्र होनी चाहिए। हमारे इत्तेहादी हैं, हम अपने इत्तेहादियों को पहले भी साथ लेके चले हैं, अब भी साथ लेके चलेंगे। जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं गैर आइनी तरीके से इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर नहीं हो सकता। हम अदालत ना भी गए तो बार एसोसिएशन चली जाएगी। पूरी कौम हुकूमत की नीयत जानती है, अपोजिशन बेवकूफ़ नहीं। मुल्क के वसी तर मफाद में स्पीकर की पेशकश कबूल की, आए बातचीत करें। ये चांसेस हैं कि आप अगर ये मंजूर करा लेते हैं तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? देखिए, नेचुरली जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका निकाला जाएगा तो वो तो सस्टेन नहीं करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली हम नहीं भी ले जाएंगे तो बार एसोसिएशन ले जाएंगे। यानी सब आपको इंगेज किया गया, यानी अपोजिशन को एक तरफ स्पीकर की जाने से, दूसरी तरफ इत्तेहादियों को राज़ी कर लिया गया। हम तो बेवकूफ़ नहीं बने, ये तो पूरी कौम को अब पता है कि जब आप कंसेंसस बना रहे हैं तो हमें उठाएं। फिर गिलानी साहब लास्टली ये बता दें कि पहले नंबर गेम पूरी नहीं थी, अब ऐसा क्या हुआ कि नंबर गेम वो पूरी कर रहे हैं और इजलास बुला रहे हैं? ये उनसे पूछिए। मुश्तरका इजलास में सुरखरू होंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जमहूरियत की ज़रूरत है। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति कहते हैं कि हमारा बुनियादी मकसद इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार करना है। कल जो है इंशाल्लाह ताला जब गिनती होगी तो पता चलेगा कि कौन, और खुदा ताला हमें सुरखरू करेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड मुल्क इंतखाबी इस्लाहात के लिए और जमहूरियत के लिए जो है ये बुनियाद है। इंशाल्लाह हम इनको इलेक्शन कमीशन को आज़ाद, खुद मुख्तियार, पावरफुल बनाएंगे। और मैं तो काबीना का माउथ पीस हूँ, हर बयान मेरा नहीं होता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगने वाले फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली।
वजीर रेलवे आजम स्वाति शो कॉज का जवाब जमा न करवा सके। कमीशन ने अगली समात पर फर्द जुर्म आयद करने का इंदिया दे दिया। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन में एक ही दिन 2 वफाकी वुज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी 2 रुकनी कमीशन के रूबरू पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे के मुतालबे से मुतालिक बयान पर माफी मांग ली। वजाहत दी, वकील हूँ, कभी अदालतों से झगड़ा नहीं हुआ, बहुत से बयान मेरे नहीं होते, मैं तो काबीना का माउथ पीस हूँ। इलेक्शन कमीशन की वफाकी वजीर को तहरीरी मुआफी नामा देने की हिदायत। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, तहरीरी मुआफी नहीं मांगूंगा। आपको पता है रिटर्न में जब तक नहीं आएगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। माफी तो नहीं होती, मैं कैसे माफी मांग सकता हूँ? ये तो फिर कैबिनेट को कहेंगे, मैंने तो कैबिनेट की बात की। तो नोटिस तो आपको था ना? तो मैंने इंडिविजुअल हैसियत में तो कर लिया ना, जो कुछ हो सकता है। ने कहा था कि तमाम काबीना जो है वो आप लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन में अब वो इसीलिए देखें हम नहीं, हम इसीलिए देखें हमने कहा भी नहीं, क्योंकि यही तो रवायत रही है नून लीग में, जब लोग आ जाते हैं उधर आ जाते हैं। हमने आज पार्लियामेंट का इजलास है कल, और इसलिए मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूं। इलेक्शन कमीशन पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाने वाले वजीर रेलवे आजम स्वाति खुद पेश हुए, ना शोकास का जवाब दिया। मेंबर कमीशन निसात दुरानी ने मावन वकील से पूछा, गुज़श्ता समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था, जवाब क्यों नहीं दिया? मावन वकील ने बताया, आजम स्वाति और उनके वकील अली जफर सेनेट इजलास में मसरूफ हैं। इलेक्शन कमीशन की अगली समाअत से कबल जवाब जमा कराने की हिदायत। मेंबर शाह मोहम्मद जतोई ने रिमार्क्स दिए, जवाब न आया तो फर्द जुर्म आयद करेंगे। दोनों केसेस की मजीद समाअत 3 दिसंबर को होगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। श्रीनगर में भारतीय फौज की बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी, 3 ताजरों और सर्जन समेत 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। घर घर तलाशी के दौरान मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। काबिज भारतीय फोर्सेज ने गुज़िश्ता माह 20 कश्मीरियों को शहीद और 6 घर तबाह कर दिए थे। भारतीय शहर नैनीताल में इंतहा पसंदों ने कांग्रेस रहनुमा सलमान खुर्शीद की रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया। घर में तोड़ फोड़ की और अहले खाना को धमकियां दी। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब अयोध्या में हिंदुत्व का दाइश और बोको हराम से मवाजना किया है। साबिक भारतीय वजीर खारजा ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इंतहा पसंद घर के जलते हुए दरवाजे देख लें। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में मोदी दौर में हिंदू इंतहा पसंदी में इजाफे पर तशवीश का इजहार भी किया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने की तारीख तब्दील कर दी है। इस बार 1 हफ्ता पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया जाएगा। समग्र नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या वजह है इसकी? देखिए, स्टेट बैंक ऐसा करता नहीं है अमूमन। स्टेट बैंक जो तारीख मुकर्रर करता है उसी तारीख पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाता है। 26 नवंबर डेट मुकर्रर की थी स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने के लिए आइंदा 2 माह के लिए, लेकिन अब इस डेट को जो है उसमें तब्दीली कर दी गई है और अब स्टेट बैंक ने कहा है कि वो 19 नवंबर को जो है आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो जारी करेगा। इस हवाले से स्टेट बैंक का जो एलामिया जारी किया गया उसमें ये बताया गया है कि स्टेट बैंक ने कहा है कि नई मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर जो स्टॉक मार्केट और दीगर मार्केटों में जो एक बेयकीनी की कैफियत थी, जो तासुर फैला हुआ था, उसको खत्म करने के लिए जो है जल्दी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी से मुतालिक खबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। अंसार अब्बासी, मीर शकील उर रहमान, आमिर गौरी के साथ रिटायर्ड जज राना शमीम को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि खुला चैलेंज है कि जर्रा बराबर सबूत ले आएं। इस अदालत के किसी जज को हिदायत दी गई हैं तो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन तासुर यही है कि बयान हल्फी है ही झूठा। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक तौहीन अदालत केस पर 40 मिनट समाअत। आगाज में ही चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अंसार अब्बासी से खबर पढ़वाई और रिमार्क्स दिए, ये खबर नहीं, इस अदालत पर अवाम का एतबार खत्म करने की कोशिश है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अंसार अब्बासी को एक एक करके हकायक भी गिनवाए। बताया कि आप तहकीकाती सहाफत करते हैं तो रजिस्ट्रार से पूछ लेते। उस वक्त बेंच में जस्टिस आमिर फारूक मौजूद ही नहीं थे। मैं और जस्टिस आमिर फारूक तो बैरून मुल्क छुट्टियों पर थे। क्या बयान हल्फी किसी अदालत में पेश किया गया? क्या गार्डियन ऐसी खबर छापेगा? राना शमीम 4 साल खामोश क्यों रहे? तासुर यही है, बयान हल्फी झूठा है। चैलेंज है, जर्रा बराबर सबूत ले आएं। बनती हुई तो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।
अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि झूठा बयान हल्फी सीधा सीधा मुजरमाना फेल है, सजा हो सकती है। टाइमिंग देखें तो यही पता चलेगा। ये अपीलों पर समाज से पहले तनाजा खड़ा करने की कोशिश है। अदालत का राना शमीम की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार, आइंदा समात पर पेशी की हिदायत। अदालत ने रिटायर्ड जज राना शमीम के अलावा अंसार अब्बासी, मीर शकील रहमान और आमिर गौरी को शोकाज नोटिस जारी करते हुए करार दिया कि बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। तमाम फ्रीकेन 7 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराएं। समात 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर क़ानून फ़रूग़ नसीम कहते हैं कि अदलिया बिल्कुल आज़ाद और जजेस बहुत ज़बरदस्त हैं। जिस किस्म का बयान हल्फी पेश किया गया है उसकी बुनियाद सच पर नहीं। अदलिया बिल्कुल आज़ाद है और हमारे जजेस बड़े ज़बरदस्त हैं और जिस किस्म की डिस्कशन चला है या जिस किस्म का एफिडेविट पेश किया गया है तो बज़ाहिर वो सच पर बेस्ड नहीं लगता बिल्कुल। और अगर सच पर बेस्ड होता तो ये 2-3 साल इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी। उसी वक्त राना शमीम साहब को बता देना चाहिए था। उसके अंदर अपने अपने और भी इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, उसकी डेट्स, उसकी टाइमिंग, वो सारी चीज़ें जो हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं राना शमीम के इल्ज़ामात में साबिक चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर नहीं कर सके तो कोई अदालतों पर यकीन नहीं करेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो पर फिर तनकीद की। कहते हैं आज तक नैब ने सिर्फ एक सियासतदान नवाज शरीफ को ही सजा दिलवाई, अपील क्यों नहीं सुनी जाती। जब से नैब बना है पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासतदान को नैब ने कन्विक्ट किया है और उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। और आज 3 साल से कन्विक्शन जारी है, कोई अपील नहीं सुनी जाती। और वो हकायक भी आप सामने आ गए हैं, अपील क्यों नहीं सुनी जाती। जो हमने सर्कस इस मुल्क में लगाई है उसके बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम अब सामने आ रहे हैं। कल एक एफिडेविट सामने आया है, अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर ना कर सकें तो कौन इन अदालतों पर यकीन करेगा। नैब तो आपने बनाया था इस मुल्क के सियासतदानों को एहतसाब करने के लिए, तो चेयरमैन नैब ये फरमाएंगे कि इस अरसे में आपने कितने सियासतदानों से कितनी रिकवरी की है। रिकवरी आपकी 1.4 अरब है, खर्चे आपका साल का 6 अरब है। हमने बर्दाश्त कर लिया और बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन चेयरमैन नैब शायद बर्दाश्त ना कर सके। आप ये लिख लें, ये चेयरमैन नैब इसी अदालत के अंदर खड़ा होगा और जवाब दे रहा होगा। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी प्रॉपर्टी पर जारी नैब तहकीकात में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत अबूरी ज़मानत हासिल कर ली है। एहतसाब अदालत के बाहर जियाल कायद ने कहा जो लोग इमरान खान हुकूमत को लाए हैं वो अब गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। इस्लामाबाद से देखिए आदिल तनूली की रिपोर्ट। अमरीकी फ्लैट के हवाले से नैब की तहकीकात। गिरफ्तारी से बचने के लिए पीपी कायद आसिफ जरदारी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त दायर की और आर्जी रिलीफ भी हासिल कर लिया। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज 23 नवंबर तक मंजूर कर ली। दरख्वास्त पर नैब को भी नोटिस जारी कर दिया गया। पेशी के बाद आसिफ जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इमरान खान को लाने वाले आज अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं। इमरान खान 5 साल पूरे कर रहे हैं, लग रहा है इंशाल्लाह ना करेंगे। जो उसको लाए हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती हो गई, मगर अब कैसे करेंगे गलती को दुरुस्त ये अल्लाह को पता और तेरे को पता है। मरियम नवाज से मुतल्लिक सवाल हुआ तो बड़े साहब ने तबसरा करने से इनकार कर दिया। साहब नवाज शरीफ ने बेनज़ीर साहिबा को सजा दिलवाई और आपने ऑडियो स्कैंडल का जिक्र किया। आज मरियम नवाज अपनी दरखास्त में उसी की प्ली ले रही हैं कि जिस तरह बेनज़ीर साहिबा को रिलीफ दे मुझे भी दें। इस पर क्या कमेंट करेंगे? पहले तो उन्हें कंडेम करना चाहिए इस चीज़ को। बेटियों जैसी है, मैं अपनी बेटियों को क्या कमेंट करूँगा। पीपी कायद ने साबिक जज के बयान हल्फी से मुतल्लिक सवाल पर कहा हम पहले ही ये रास्ता देख चुके हैं। जस्टिस क़य्यूम के साथ सैफुर रहमान और कुछ और दोस्तों की भी टेप थी। लाहौर में 18 साल लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी कि उसका कज़न उसे रिश्तेदार के घर ले गया, जहां गोली चल जाने से उसकी मौत वाक़ हो गई। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। कजन के साथ जाने वाली लड़की पर क्या बीती, गोली क्यों मारी गई, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। फिरोजपुर रोड की रिहायशी मकतूला घर से कॉलेज के लिए निकली, मगर उसका करीबी अजीज ताहिर मोटरसाइकिल पर उसे हरबंसपुरा में अपने दूसरे कजन मुस्तफा के घर ले आया, जो वहां पर अकेला था। पुलिस के मुताबिक दोनों के पहुंचने के तकरीबन 2 घंटे बाद गोली चली, जिससे लड़की मौके पर हलाक हो गई। कॉलेज गई है, कॉलेज से वो इधर आ गई है,
अपने ताए के बेटे के साथ आई है। वो एक मामू का बेटा है, दूसरा ताए का बेटा है। मुल्जिम ताहिर ने पहले 15 पर कॉल की कि डकैती के दौरान उसकी कजन को गोली लग गई है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया तो मुल्जिम ताहिर ने एतराफ किया गोली उससे चली है। हमें कॉल आती है कि जी रॉबरी विद मर्डर हो गया है, कोई नामालूम लड़के हैं जिन्होंने कोई स्नैचिंग की है और स्नैचिंग के दौरान रेजिस्टेंस के ऊपर लड़की है जिसका के बेदर्दी के साथ कत्ल हो गया है। मकतूला को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया या गोली हादसाती तौर पर चली, पुलिस का कहना है हकाइक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। कैमरामैन मुनव्वर इस्लाम के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। FIA ने सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया है। घिनौने काम में पुलिस एहलकार भी मुलविस निकला। इस्लामाबाद से आदिल तनूली की रिपोर्ट देखिए। पहले दोस्ती फिर नौकरी का झांसा, आखिर पर वीडियोस बनाकर ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू। जुड़वा शहरों में बेरोजगार लड़कियों के साथ ऐसे घिनौने जुर्म का इंकिशाफ हुआ जिसमें मुजरमों के साथ अवाम के मुहाफिज भी मुतासरीन से बत्ता लेते रहे। FIA साइबर क्राइम विंग ने लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला 4 रुकनी गैंग धर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में रावलपिंडी पुलिस का कांस्टेबल रिजवान भी शामिल है। FIA के मुताबिक गैंग नौकरी का झांसा देकर लड़कियों की वीडियोस बनाता और फिर भारी रकम का मुतालबा करता था। 2 लड़कियों ने राब्ता किया तो मुलजमान ने पुलिस एहलकार को साथ मिलाकर जाली छापे का ड्रामा भी रचाया। रात के एक एरिया में लेके गए, वहाँ पे उन्होंने उनको कन्फाइन किया, दोनों बच्चियों को उनके हाथ और आंखों के ऊपर ब्लाइंड फोल्डेड कर लिया। एक पुलिस वाला जो उनके साथ मिला हुआ था, हमने रेड किया और रेड करके उसके बाद उन्होंने उनकी वीडियोस भी बना ली। मुलजमान में सुबहान, इम्तियाज और यासिर शामिल हैं। FIA ने मुतासरा लड़कियों की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। नाजिम जोखियो कत्ल केस में रुकने सिंध असम्बली ओवैस जोखियो समेत दीगर मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज़ की तौसी कर दी गई। मुलजिमान को 18 नवंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। नाजिम जोखियो कत्ल केस में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली ओवैस जोखियो को रिमांड खत्म होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट मलहीर की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि नाजिम जोखियो का जला हुआ मोबाइल फोन और कपड़े बरामद करके फॉरेंसिक के लिए भेज दिए हैं, जिस पर नाजिम जोखियो के वकील ने कहा मकतूल के कपड़े और मोबाइल फोन की तस्दीक हमसे नहीं कराई गई। अहम शवाहिद की बरामदगी के वक्त मुद्दई और वकला वहाँ मौजूद नहीं थे। मुद्दई मुकदमा की जानिब से SHO मेमन गोट के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। SHO जो मेमन गोट है खालिद अब्बासी, उसको बाकायदा जैसे डेथ हुई है उसको कॉल किया गया है, उससे कंसल्टेशन की गई है कि इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए। जो SHO मेमन गोट है उनकी सुपरविजन में ये सब कुछ हुआ है, सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। मकतूल नाजिम जोखियो के भाई अफजल जोखियो ने मामलात की तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने का मुतालबा दोहराया। GIT के लिए मैंने कल होम सिक्योरिटी से और ADIG से मुलाकात की है। इंशाल्लाह मैं उनसे पुरुमीद हूँ। नाजिम जोखियो कत्ल के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की दरख्वास्त पर दलाइल आइंदा समाअत पर दिए जाएंगे। मुकदमे में पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम और MPA जाम ओवैस जोखियो समेत 16 मुलजिमान नामजद हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। गैर कानूनी तामीरात के हक में सिंध असम्बली में हुकूमती करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया, कॉपियाँ फाड़नी। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखते हैं। Government, in the best interest of the populace, should present a law before this August House in the light of instant resolution to secure, protect and regularize such homes all over the... सिंध असेंबली में हुकूमती अरकान की जानिब से निदा खोड़ों ने गैर कानूनी तामीरात के हक में ऐसी करारदाद पेश की जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ थी। करारदाद में कहा गया है कि सिंध हुकूमत अवाम के मुफाद में ऐसा कानून लाए जिससे तामीरात को रेगुलराइज किया जाए। करारदाद के मुताबिक इस ऐवान को ऐसी तामीरात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा जिनके पास सरकारी इदारों की मंजूरियां मौजूद हैं। करारदाद पर बहस हुई तो हुकूमती रुकन और वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी जोश खिताबत में करारदाद से भी एक कदम आगे बढ़कर खेले। जो लोग आबाद हो गए हम बैठ के कहें जी सुप्रीम कोर्ट कह रहा उठा दो, भाई आप उठा दो, मैं तो नहीं उठा सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पे कंटेम्प्ट मुझे 1 लगी हुई है, 10 लग जाए। सर अगर ये फैसला हो गया कि सारे घर तोड़ने में यहाँ खड़े होकर कह रहा हूं मैं असेंबली छोड़ दूंगा सर, बाजार तो छोटी सी बात है। अपोजिशन अरकान ने इस करारदाद को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी के साथ साथ सरकारी इदारों के गैर कानूनी इकदामात की तौसीक करार दिया। आज इस ऐवान के अंदर चीफ जस्टिस साहब को नीचा दिखाया जा रहा है कि आप चाहे जितनी कानून हमें दिखाएं,
हम यहाँ पर इस ऐवान में बैठकर 2 नंबर कानून भी अपने पास करेंगे। ये ऐवान ऑपोजिशन कम से कम खड़े होके आपके इस 2 नंबर रेजोल्यूशन को किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करेगी। मैं आपकी इस रेजोल्यूशन को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ने के लिए ये करारदाद असेंबली में लाकर पास करना चाहती है। इसको मुस्तरद करते हैं और इसके साथ साथ इसकी मजम्मत भी करते हैं। अपोजिशन अरकान ने हुकूमती करारदाद के खिलाफ तकारीर तो बहुत पुरजोश अंदाज में की, मगर जब करारदाद पर राय शुमारी का वक्त आया तो ये सारी तकरीरें सदा बसेरा साबित हुई और करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। संजय तादवानी, समा, कराची। Taking place based on certain approval granted by our government on Friday the 19th November 2021। लाहौर से खबर, जहां बढ़ती स्मॉग के बायस पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स और दफातर के औकात तब्दील करने का इशारा दे दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त एहतियात करें और पानी ज्यादा पिएं। कोरोना लॉकडाउन के बाद स्मोक लॉकडाउन, पंजाब हुकूमत ने इंदिया दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं शहरियों की नकलो हरकत महदूद करने पर गौर किया जा रहा है। स्कूलों और दफातर के औकात का तब्दील किए जा सकते हैं। इस पे बातचीत जारी है कि 2-3 ऑप्शंस हैं। या तो बच्चों के जो स्कूलों के टाइम है और ऑफिसेज के टाइम, उसमें कोई तब्दीली लाई जाए, या ये है कि कोई छुट्टी की जाए बच्चों के लिए। तो ये जो तरजीहात हैं, इनके ऊपर बातचीत हो रही है। डॉक्टर्स भी स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल को आवाम के लिए खतरनाक करार देते हैं। उनका कहना है कि बाहर निकलते वक्त ऐनक और मास्क का इस्तेमाल जरूर किया जाए। लंबे अरसे के लिए स्मॉग रहती है तो सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है और लंग्स का फंक्शन कम हो जाता है। ख़ास तौर पे बच्चों में लंग की ग्रोथ कम होती है और उनको सारी उम्र के लिए फ्यूचर में मसाइल पैदा होते हैं। उधर पंजाब हुकूमत की स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए स्मॉग का अहम इजलास भी आज तलब कर लिया गया है, जिसमें महकमा माहौलियात से मुशावरत के बाद स्कूलों को बंद करने का फैसला होगा। कराची तारीख का आईनादार और इस शहर में कई ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो तर्ज तामीर में बेमिसाल हैं। इन्हीं इमारतों में शामिल डेंसो हॉल की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। अब इस गली को भी ट्रैफिक फ्री और माहौल दोस्त बना दिया गया है। ये सब कैसे हुआ, शायान सलीम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे। गौथक तर्ज तामीर का उम्दा नमूना जर्द पत्थरों की चुनाई से बनाई जाने वाली इमारत डेंसो हॉल, जो कदीम कराची की खूबसूरत पहचान है। नौ आबादियाती दौर में बंदरगाह पर काम करने वाले अफसरान को लाइब्रेरी की सहूलत फराहम करने के लिए 1886 में इमारत तामीर की गई, जिसे उस वक्त की समाजी शख्सियत एडोलजी डेंसो की खिदमात पर इमारत का नाम उनके नाम से मंसूब किया गया। मैक्स डेंसो एक साहब थे, उनके नाम पे इसको मंसूब किया गया। ये पहली थी लाइब्रेरी या हॉल था जो कि नेटिव्स के लिए बना था। यहाँ पे एक रीडिंग रूम था, यहाँ पे अखबार रखे जाते थे और यहाँ पे एक ऊपर हॉल था जहाँ पे गैदरिंग्स होती थी। तकसीम के बाद इमारत में सरकारी दफातर बनाए गए और फिर इसका हुलिया आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगा। कदीम तरीन इलाके में तारीखी इमारतों की तबाही हर तरफ नजर आती है। चमक दमक मान पड़ जाने के बावजूद इन इमारतों की बनावट आज भी देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेती है। कराची को विरसे में मिलने वाली इमारतों में डेंसो हॉल की पुरशिको इमारत भी है जो खस्ता हाल है। इस गली में 12 कदीम इमारतें हैं और तमाम ही ज़बूहाली का शिकार हैं, मगर हेरिटेज फाउंडेशन पाकिस्तान कराची की गुमगुश्ता अजमत को बहाल करने के लिए कोशिश है और आने वाले दिनों में इमारतों को महफूज बनाने के मिशन पर काम शुरू किया जाएगा। डेंसो हॉल की गली जहां कभी तिल धरने की जगह नहीं थी, ठेलों की भरमार थी, अब ये माहौल दोस्त गली बन गई है।
बिजली के पोल्स खत्म कर दिए गए हैं, तारों को ज़ेरे ज़मीन कर दिया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ग्लोरी शुड बी ब्रॉट बैक टू कराची। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग कॉल की, बहुत से आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स की, मुझे भी बुलाया। तो मैंने कहा साहब अगर ग्लोरी को वापस लाना है तो हमें तमाम हेरिटेज बिल्डिंग कराची की बचानी होंगी। और उन्होंने कहा आप क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा मेरा ख्वाब है कि अगर मैं चलूँ KPT से या कस्टम हाउस से तो मैं पैदल चलते चलते मैं एम्प्रेस मार्केट पहुँच जाऊँ और रास्ते में बागात हों, पौधे हों, एंड आई शुड बी एबल टू वॉक। अब ये था कि इसको क्या किया जाए, तो फिर मैंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया। इट्स कॉल्ड रियली क्लाइमेट स्मार्ट लो कार्बन एको अर्बनिज्म। यहाँ मकली स्टाइल्स की टाइल्स लगाई गई हैं, जिन पर कदीम इमारतों के मॉडल्स भी बनाए गए हैं। इन टाइल्स की खासियत ये है कि इनमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये मिट्टी और पत्थर के खाम माल से बनाई गई है। हैंडमेड टाइल है और हैंडमेड टाइल 1,50,000 टाइल है। ये जितनी भी टाइल ये बनी है, हर खवातीन के नाम का पीछे ठप्पा लगा हुआ है। अगर किसी भी दौर पे ये खोल कर देखेंगे उस खातून का नाम पीछे मौजूद होगा। तो जब वहाँ पे हम बना रहे थे तो वो खवातीन उसको ऑन कर रही थी, तो जब ठप्पा लगता था उस पर तो फिर बाकायदा उसको आखिर तक देखती थी। आलूदगी से पाक माहौल होने के बायस इस जगह को जीरो कार्बन करार दिया गया है। दरख्तों की हिफाजत और राह गुजर की सफाई सुथराई की जिम्मेदारी यहाँ कारोबार करने वाले दुकानदारों को सौंपी गई है। ये मैंने डिज़ाइन किया था कि यहाँ पे 4 बाग हों, जिसमें हर एक में 150 पौधे लगे हुए हैं। ये मियावाकी स्टाइल फॉरेस्ट है, जिसमें दरख्त तेज़ी से बढ़ते हैं। अब हर कोई जो है, अब आप देखें यहाँ कोई पान की फीक नहीं थूकने देता, यहाँ पे गंदगी आपको नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे जो पौधे हैं, जो दुकानदार हैं, वो उनका ख्याल कर रहे हैं। टूरिस्ट इसी तरह की चीज़ें देखने के लिए आते हैं और हमारे पास तो इतना अमेजिंग वर्सा है। यहाँ पर आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं। तो अगर हम इसी तरह से कम्युनिटी को लेके चलें और उन्हीं को देखें, सारी कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व है, और उन्हीं को लेके इसको एक साफ़ सुथरी जगह बनाएं, तो हम अपनी जो वर्सा है उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं और लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी दिला सकते हैं। राह गुजर बनने से इस इलाके की तारीखी अहमियत बढ़ गई और शहरियों में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर भी बेदार हो रहा है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। यहाँ हम खबर IMF से डील जल्द होगी, ये मत पूछें कि कब होगी। ये बात कही है शौकत तरीन ने समा के सवाल के जवाब में। उन्होंने ये कहा कि IMF प्रोग्राम साइन होने पर रुपया वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। अलबत्ता ये मत पूछें कि डील कब होगी। आइंदा 1 से 1.5 माह में और महंगाई बढ़ेगी या डिप्रिसिएशन। तो मेरे ख्याल में ये जो रुपया डिवैल्यू हुआ है ना, तो ये अगर IMF का प्रोग्राम जैसे साइन हो जाएगा तो ये वापस जाएगा, रुपया वापस जाएगा। तो कब तक प्रोग्राम साइन? जवाब तो दे दो यार, प्रोग्राम दे चुका हूँ सर। ये कब तक मत पूछो कि कब लेकर हो जाएगा। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।